Hi, good evening, everyone, and most welcome to Physicam Academy. This is your educator, Divya. Okay, so most welcome to your sixth day of 21 days basic organic chemistry series. तो गाइज अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज योर सिक्स्थ डे. तो मोस्ट वेलकम टू द सेशन. एंड हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को डिस्कस किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, एप्लीकेशंस देखे थे, और फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे एडवांस्ड हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर, राइट? एडवांस्ड हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस करे थे लास्ट क्लास में, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे. आई होप आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे. बट एक चीज़ है, मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था और उसका आंसर आपने अभी तक मुझे नहीं दिया है, तो मेक श्योर आप उसको प्लीज़ कंप्लीट कर लो और उसके आंसर्स आप कमेंट्स में ज़रूर डालें, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रेजोनेंस एंड मीसोमेरिक इफेक्ट. ओके, तो अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें, ठीक है, अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर रिएक्शन में, ऑलमोस्ट हर रिएक्शन में रेजोनेंस का यूज देखा जाता है, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी देखे गए हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है. CSIR नेट, गेट, IIT जैम सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे जाते हैं. बट हमें पहले थोड़ा सा फंडामेंटल्स इसका क्लियर करना है कि रेजोनेंस एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है. तो रेजोनेंस को वैसे पॉलिंग, लिनस ने, इनगोल्ड ने, इन सब ने बहुत 19th सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है, 90s में उस वक्त चीजों को जानने की कोशिश की थी, क्योंकि रेजोनेंस अपने आप में एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है. दिस इज अ थियरी और दिस इज बेसिकली एक ऐसी चीज है जो कि अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है, बट ये शुरू हुआ था आपके केक्यूले के ड्रीम के साथ, ठीक है. केक्यूले काफी ज्यादा परेशान थे कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके, ठीक है, कि ये बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझ नहीं पा रहे थे, कि एक्चुअल में बेंजीन कैसा होना चाहिए. काफी सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को यूज करके उन्होंने बेंजीन के बारे में जाना, बट उन्हें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता चल पाया कि बेंजीन क्या है. तो एक दिन बहुत ही हताश और परेशान होके वो एक जगह पर बैठे, और पूरा मतलब ध्यान में एकदम, है ना, मेडिटेटिव मोड में वो बैठे, और मतलब बैठे बैठे उनको आंख लग गई, सो गए वो, ल्यूसिड ड्रीमिंग में चले गए. तो जब वो ड्रीमिंग में चले गए तो उस ड्रीम में उनको सपना आया, ये दिख रहा है आपको, उनको सपना आया कि जो स्नेक है वो अपनी पूंछ को क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है, और जो जो सांप है वो अपनी टेल को क्या करता है, बाइट करता है. और वहां से वो जैसे ही उठे, ही वोक अप फ्रॉम हिज ड्रीम, एंड देन ही एक्साइटेडली शाउटेड यूरेका, मींस ही इज वेरी एक्साइटेड, एंड उन्हें पता चल गया कि बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है. दैट बेंजीन इज द रिंग with alternative single and double bonds, but how can I explain its unusual stability? तो केकुले के ड्रीम में उनको एक सांप दिखा जो अपनी पूंछ को काट रहा था और घूमे जा रहा था चारों तरफ. तो उनको यहाँ से पता चला, उनको यहाँ से अजम्पशन हुआ, उन्होंने ऐसा ज्यूम किया कि शायद जिस बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता नहीं पा रहा था, वो एक एक क्या है, डबल एंड सिंगल बॉन्ड का ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर है, जहां पे ये जो सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं ये क्या करते हैं, डांस करते हैं. तो बेसिकली ये केमिस्ट्री का डांस है, रेजोनेंस इज द डांस ऑफ केमिस्ट्री. और डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो रेजोनेंस को क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि जब एक स्ट्रक्चर सारे की सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बता के उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को बताया जा सकता है, ठीक है. तो लिनस पॉलिंग भी इसी चीज में परेशान थे, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड के थ्रू, मतलब मल्टीपल स्ट्रक्चर से ही उसकी प्रॉपर्टीज को बता पाते हैं. एक स्ट्रक्चर फिजिकल प्रॉपर्टी बता पाएगा तो दूसरी नहीं बता पाता. इसकी काफी डिटेल्स हैं जो आप बुक्स में पढ़ लेंगे, ठीक है. मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी बात बता रही हूँ. और रेजोनेंस को समझने के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो आई थी वो बेंजीन थी. ओके, बेंजीन ने क्या किया था, बेंजीन के स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट करते वक्त और समझाते वक्त उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो कि डीलोकलाइज्ड हैं, इनको एक्सप्लेन करते वक्त रेजोनेंस
का ज्यादा खुलासा हुआ कि ठीक है ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब रेजोनेंस का है क्या काम? तो रेजोनेंस का ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक थियरी है तो उसको हम छोड़ के चल सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न डेज में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। रेजोनेंस क्या कहाँ कहाँ हेल्प करता है हमें? स्टेबिलिटी, किसी भी डीएनए का मॉलिक्यूल क्यों स्टेबल है, किसी और का डीएनए मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों नहीं है, रेजोनेंस हमें ये बताता है। चाहे डीएनए हो, चाहे प्रोटीन से, या कोई और कार्बोहाइड्रेट है। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि स्टेबल हैं, कुछ अनस्टेबल है। तो कोई स्टेबल है तो क्योंकि रेजोनेंस है इसलिए है, कोई अनस्टेबल है तो क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं है इसलिए नहीं है। तो बहुत सारे ये एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूल्स को कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये वाली लाइट ये मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्ब करेगा, तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा। डाइज क्रिएट करने में यहाँ पे हमें मदद मिलती है, सोलर सेल्स बनाने में मदद मिलती है रेजोनेंस की हेल्प से। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है उतना ज्यादा कलर में डेप्थ आती रहती है, वेवलेंथ ज्यादा होती रहती है और उसकी एनर्जी कम होती जाती है, उसके कलर में डार्कनेस ज्यादा आती रहती है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मतलब शुरू तो ये ड्रीम से हुआ था, केक्यूले के सपने से, ठीक है, पर ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और होगा भी नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज को, ऑल द थ्योरेटिकल है, अजम्पशन है, हाइपोथेटिकल है, बट हर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का, हर मतलब जिसमें भी डबल और सिंगल बॉन्ड है ऑल्टरनेट, उसको एक्सप्लेन करने के काम में आता है। ठीक है, तो ये तो हो गई लिटरेचर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी कहानी पे, जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात क्या थी? ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से थी कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देते हैं, तो आपसे ये बेसिक चीजें जरूर पूछी जाती हैं। सिर्फ आपसे कोई क्वेश्चन देके सॉल्व नहीं कराया जाता, वहां पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से चीजें समझाई जाती हैं और पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास में रेजोनेंस, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि रेजोनेंस क्या होता है। जब एक स्ट्रक्चर सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर पाता, तो हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को बताते हैं। जैसे कि मैंने एक बेंजीन रिंग ये बनाई, ये केक्यूले फॉर्म्स है। ठीक है, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं इस तरीके से बनाऊंगी। अब ये वाला एक स्ट्रक्चर है जो कुछ प्रॉपर्टीज को बताएगा, ये वाला दूसरा स्ट्रक्चर है जो कुछ और प्रॉपर्टीज को बताएगा, बट ये दोनों सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता पाएंगे, तो हम इन दोनों के रिस्पेक्ट में एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना देंगे जो कि इन दोनों की मिली जुली प्रॉपर्टीज को बताएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल कोर की बात होगी। ठीक है, पर अब हम देखते हैं, अब ये जो रेजोनेंस है, इसके रिस्पेक्ट में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? ओके, रेजोनेंस इफेक्ट मींस कहीं पे भी अगर रेजोनेंस आ रहा है, ठीक है, तो जब ग्रुप, कोई भी ग्रुप अगर अटैच होगा, जैसे ये हमारा एक ऑल्टरनेट सा डबल सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, लेट्स से NH2। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है कि जब कभी भी कोई भी ग्रुप अटैच्ड हो किसी भी ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड में, और अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या तो उसमें बढ़ा दे, और या फिर वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर दे, घटा दे, मतलब रेजोनेंस को पार्टिसिपेशन देकर या तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उस पर्टिकुलर ग्रुप में, इस ग्रुप की वजह से इस ग्रुप में या तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ सकती है, या इस ग्रुप की वजह से इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट सकती है। सो व्हेन ग्रुप अटैच टू सिस्टम and when they come in conjugation, then it will either increase the electron density or it will decrease the electron density, okay, on that particular structure जिस पे वो चीज अटैच्ड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब रेजोनेंस के होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या तो बढ़ गई या घट गई। बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब हमें देखना है रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो रेजोनेंस होने के लिए हमारे पास में रेजोनेंस कौन कौन दिखा सकता है? तो लोन पेयर दिखा सकता है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा सकते हैं। नेगेटिव चार्ज दिखा सकता है, कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज होगा वो दिखा सकता है। डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। डबल बॉन्ड मतलब इस तरीके से कुछ। ट्रिपल बॉन्ड दिखा सकता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा इस तरीके से, ये भी दिखा सकता है। ओके, रेडिकल, फ्री रेडिकल दिखा सकता है। ठीक है, फ्री रेडिकल बिल्कुल दिखा सकता है। कैटायन, कैटायन भी दिखा सकता है। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये जो कार्बन है इस पे चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन लगा हो रेडिकल, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे लोन पेयर हो, ये सब क्या कर सकते हैं? रेजोनेंस को शो कर सकते हैं।
ठीक है, रेजोनेंस को शो कर सकते हैं। अब जब कभी भी रेजोनेंस होता है तो हमेशा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होता है। पहले एक चीज थोड़ा एरो समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले एक बात हम समझते हैं जिसको हम कहते हैं एरो का खेल। ठीक है, तो देखो जैसे ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। अगर हम इस तरीके से एरो बना रहे हैं तो ये आपको अंडरस्टूड होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्स से वाई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ओके। अगर हमने एक्स लिखा और हमने वाई लिखा और हमने जो एरो बनाई है वो सिंगल हुक्ड एरो बनाई है, तो ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। ये हमारा क्या है, फिश हुक्ड एरो है, फिश हुक्ड एरो है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर हम एक्स से वाई की तरफ जाते हैं, अगर हमारे इस तरीके से डबल हेडेड एरो है तो ये रेजोनेंस के लिए यूज में आता है। जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो रेजोनेंस, ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है कि ये स्ट्रक्चर एक्स और वाई एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अगर हमने एक्स लिखा, वाई लिखा, अगर हमारी एरो इस तरीके से जिसको हम डबल हेडेड कहते हैं तो ये इक्विलिब्रियम की एरो है। ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्स और वाई एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक्स एरोस थे, उसके बाद में बाकी आप आयनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो एरो को समझने के बाद में हमको दूसरी बात जो समझनी है वो ये है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो वो हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाएंगे। मतलब मैंने डबल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे CH2 लिखा, एक पॉजिटिव चार्ज बनाया। मैंने डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे CH2 लिखा विद 1 नेगेटिव चार्ज बनाया। मैंने डबल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया, NH2 और एक इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे नहीं है तो एरो इधर की तरफ ही जाएगा। ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ये वाला मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये इस तरीके से जाएगा, तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये भी इस तरीके से जाएगा, तो ये भी क्या है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। आप समझ पा रहे हो, ये करेक्ट है। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर में इसको इस तरीके से लिख दूं NH2 लाइक दिस, और अगर मैं इस डबल बॉन्ड को उधर की साइड में शिफ्ट कर दूंगी तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। यस, p2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा है, तो लोन पेयर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएगा। तो आपको हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त क्वेश्चन आते हैं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम ये सोच रहे होंगे मैम ये क्या पढ़ा रहे हो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट। मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, क्वेश्चन आते हैं दैट विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, विच वन इज द करेक्ट एरो टुवर्ड्स द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, विच वन रिप्रेजेंट द करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल हेडेड और डबल हेडेड एरो। इस तरीके से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं जो होते बेसिक्स हैं, पर अगर आपको नहीं आते हैं तो आप उसमें 2 मार्क्स लूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल बेसिक से समझ के चल रहे हैं हम। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ओके, सो नाउ इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्या मतलब होता है इसका? पहले तो कॉन्जुगेशन का मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? हमारे पास में डबल बॉन्ड है, हमारे पास में सिंगल है, डबल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेशन है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये कॉन्जुगेशन इंडिकेट कर रहा है। कॉन्जुगेटेड है मतलब ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। ठीक है, पहली बात। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी आपको दिख रही है, ये आपकी लोकलाइज्ड हो सकती है, डीलोकलाइज्ड हो सकती है। डीलोकलाइज्ड मतलब जो कि डांस कर रहा है, मतलब जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, और लोकलाइज्ड मतलब जो बिल्कुल लोकलाइज्ड है, मतलब एक ही जगह पे स्थिर है। ओके, मतलब जो स्ट्रिक्टली अटैच, एक जगह पे अटका हुआ है और मूव नहीं कर रहा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे NH2 बनाया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, तो ये चीज क्या है?
ये आपकी लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब क्या हो गया, एक जगह पे अटका हुआ है, मूव नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं पे भी ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है। बट अगर मैं इस तरीके से कुछ लिखूंगी NH2 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाऊंगी, तो आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, मतलब डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं क्या कहूंगी, ये डीलोकलाइज्ड सिस्टम है। दिस इज योर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो अगर आपको समझ में आएगा तो क्लियर होंगे। ओके, आप समझ पा रहे हो ये वाली बात? ठीक है, तो इफ यू आर गेटिंग दिस पार्ट देन विल मूव फॉरवर्ड फर्दर। ओके, तो वैसे इसके एक कॉन्सेप्ट है पहला। ओके, कुछ कंडीशंस होती हैं रेजोनेंस की। कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे आपने इस तरीके से मैंने कुछ बनाया, ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए, पहली बात तो ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, ऑल्टरनेट, जरूरी नहीं है हमेशा ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, कभी कभी ऑल्टरनेट डबल, मतलब रेजोनेंस की जो मैंने कंडीशन बताई थी, डबल बॉन्ड के साथ में एक कार्बन जिसपे डॉट हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो ऑल्टरनेट होना चाहिए। दूसरी चीज है वो प्लेनर होना चाहिए, मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, मतलब पैरेलल ऑर्बिटल्स होने चाहिए। जैसे कि अगर मैंने इस तरीके से कुछ बॉन्ड बनाया, ओके, अब यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सिंपली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक ऑर्बिटल एम्प्टी है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ ऑर्बिटल्स हैं। अब ये क्योंकि पैरेलल है एक दूसरे के ना, तो यहाँ पे हमारा रेजोनेंस टेक पार्ट कर सकता है। पर अगर मैंने इस तरीके से कुछ बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया, तो ये जो कार्बन है ये ब्रेक लग गया, यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे तुम रेजोनेंस नहीं कर सकते है ना। आई होप इतना बेसिक तो क्लियर होगा, मतलब ऑल्दो मुझे भी खुद लग रहा है कि बहुत ही बेसिक हो रहा है, बट ये रेजोनेंस का पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे आप रेजोनेंस कर सकते हो और कहाँ पे आप रेजोनेंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, कहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है कहाँ पे नहीं। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा CH2 विद 1 नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसको ऑर्बिटल पिक्चर के तरीके से बनाएंगे, ऑर्बिटल डायग्राम के साथ बनाएंगे आई मीन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके पास में एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये बॉन्ड इंडिकेट कर रहे हैं इस तरीके के p ऑर्बिटल्स को। तो आप एक चीज अच्छे से देख पाओगे कि यहाँ पर ये सब पैरेलल है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज था ना इस पे, तो ये इस तरीके से मूव कर सकता है बिकॉज ये पूरा का पूरा पैरेलल है, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, बट इसी की जगह पे अगर मैं इस तरीके से कुछ बनाऊं, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन बनाया ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर बताया और पूछा आपसे क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन होगा इस इलेक्ट्रॉन पेयर का। क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है, तो आंसर इज दैट ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर क्या था, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर आपका बात को तो क्यों था ये लोकलाइज और क्या था, क्यों था वो डीलोकलाइज, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऑर्बिटल को बनाऊं इसके, ठीक है, तो देखो ऑलरेडी नाइट्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं, बहुत ही बेसिक्स है ये चीज। वैसे इसकी डिटेल्स मैंने पहले भी पढ़ाई हुई है, अगर आप ऑल्टरनेट मतलब अगर आप जीओसी के पुराने लेक्चर्स देखोगे जो इसी यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है ऑर्बिटल पिक्चराइजेशन के साथ। ठीक है, बट उसको मैं दोबारा कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो चीज हो रखी है ऑलरेडी, तो इट इज ऑफ नो यूज अब दोबारा बताने का। और अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुम्हें वो बात पता है कि ऑर्बिटल किस तरीके से पिक्चराइज करते हैं इसके। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से बनाया है। अब देखो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल और कार्बन का ऑर्बिटल ऑलरेडी इन्वॉल्व है यहाँ पे। ठीक है, ये वाले ऑर्बिटल्स तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो दूसरा वाला ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किसी और ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, तो ये यहाँ पे रेजोनेंस नहीं कर सकता, इट्स नॉट पैरेलल, आई टोल्ड यू ना। तो ये जो ऑर्बिटल है आपका, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है ये प्योर p ऑर्बिटल है।
प्योर पी ऑर्बिटल है, तो प्योर पी पे यहाँ पे जो हो रहा है वो रेजोनेंस है, ठीक है, जो अंदर अंदर हो रहा है। पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपका लोकलाइज्ड है, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊं, आई होप यू आर गेटिंग मी, यस, इफ आई मेक वन structure and I put here NH2, okay, then electron pairs यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। अब आप देखो, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इस पे मैं इसको इंडिविजुअली ही बताऊंगी, आपको समझ में आएगा। देखो ये जो नाइट्रोजन है इस तरीके से हमने बनाया, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये जो ऑर्बिटल है ना, ये वाला क्या है, प्योर पी है, दिस इज प्योर पी। डिटेल्स इसके आपको जीओसी में मिल जाएंगे पुराने, ठीक है, प्योर पी है ये। जो ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले जो हैं ये अब पैरेलल है उसके, तो ये यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है, एनिलीन है ये, एनिलीन, ठीक है। तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या है, ये आपका क्या है, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। मेरी बात को, ठीक है, दिस इज योर डी लोकलाइज सिस्टम, राइट। नेक्स्ट, furthermore I will be writing some more questions, okay, then you have to tell me कि कौन सा delocalized है कौन सा नहीं। इनफैक्ट मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ, आपको मुझे बताना है कौन सा लोकलाइज्ड है और कौन सा डीलोकलाइज्ड है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर हम इसके बेसिक्स को देखेंगे तो देखो, ये जो सल्फर है इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, कौन सा एम्प्टी, एम्प्टी डी। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पे ये आ सकता है, लोकलाइज्ड नहीं कहेंगे हम इसे, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन ये नहीं हो सकता बिकॉज नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है ऑलरेडी, तो ये वाला लोकलाइज्ड है, ये वाला डीलोकलाइज्ड है। ये वाला यहाँ पे देखो ब्लॉक्ड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी क्या है, लोकलाइज्ड है। यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पे प्रेजेंट है, तो इसलिए ये क्या है, लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है। डीलोकलाइज्ड में हमेशा मैंने जो आपको कंडीशन बताई हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है, ओके। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही जैसे मैंने नेगेटिव चार्ज के टर्म्स में बताया, वैसे ही लोन पेयर्स के टर्म्स में भी होता है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, ठीक है, जो आपको सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट्स में आंसर बताने हैं कि कौन से, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको बताना है इलेक्ट्रॉन पे लोकलाइज्ड है कि नहीं है, और अगर लोकलाइज्ड है तो कितने लोकलाइज्ड हैं, कितने डीलोकलाइज्ड हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कौन से क्वेश्चन का इस बार मैंने नंबर डाल दिए हैं, ठीक है, तो आपको मुझे बता देने हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन पे लोकलाइज्ड है और कौन से इलेक्ट्रॉन पे डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। साथ ही साथ में आपको मुझे ये भी बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं। मैं सिर्फ गोला ऐसे बना दे रही हूँ, आपको डिटेलिंग करनी है, मैं बीच में इसके नाइट्रोजन लगाने वाली हूँ, ठीक है, इस तरीके से। 9th बिकॉज आप नहीं पढ़ रहे हो तो व्हाट इज द यूज, है ना, कि मैं अकेले पढ़ाती रहूं, इट डज नॉट मेक सेंस, राइट। तो जब तक मुझे आप आंसर्स नहीं दोगे मैं नहीं मानूंगी कि आप पढ़ाई कर रहे हो।
गेट इनटू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, एक बात और मैं बता देती हूँ आपको अबाउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, कई बार क्वेश्चन आता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक चीज बनाऊं आपके लिए, ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसमें आप मुझे बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। साथ ही साथ में अगर मैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर बताऊं, आपको मुझे बताना है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे इसको अगर मैं देखो थोड़ा सा तरीके से लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा आपका, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा जिससे आपको ऐसा मिलेगा। तो टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस, राइट। अब अगर हम इसको देखते हैं तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, आपको मुझे बताना है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। दिस इज योर अगेन होमवर्क, एंड साथ ही साथ में आई एम आस्किंग यू टू मेक फॉर एनिलीन ऑल्सो, ऑल्दो बहुत बेसिक्स है, आपसे हो जाएगा। तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद ही मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो। आपकी रेगुलरिटी बहुत ही वीक है, यू आर गाइज आर नॉट रेगुलर एट ऑल, ड्यू टू विच आई वॉन्ट यू कि आप रेगुलर रहें, तभी आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए, सो टेक केयर and I'll see you in the 7th lecture. Till then, happy learning. Bye bye.